नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सेन ब्रिलियंट फिजिक्स क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है। और आशा है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज चूंकि फिजिक्स लेसन वही फर्स्ट वाला है अपना, उसका पार्ट थर्ड में लेकर आपके सामने आया हूं। कल मैंने आपको आवेश के बारे में चूंकि बात ना करते उसी समय पर अपने पॉइंट पर आते हैं और बात करते हैं आवेश की। चूंकि मैंने कल आपको आवेश की परिभाषा बता दी थी कि जो आवेश होता है वह प्रकाशीय एवं वैद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। तो बेटा यहां देखो, चूंकि आज हम आवेश के मात्रक के बारे में बात कर रहे थे आपसे कि आवेश के मात्रक क्या होते हैं बेटा, तो एक बार यहां देखिए आप, आवेश के मात्रक की बात कर रहे थे आपसे हम। तो बेटा यहां पर देखिए आप, आवेश चार्ज, इसके मात्रक क्या होते हैं। पहली बात तो यह है कि एक फंडामेंटल फॉर्मूला आपके सामने अवेलेबल होता है, वो होता है Q बराबर I इंटू टी। Q बराबर क्या होता है आपके पास, I इंटू टी। इसमें Q क्या होता है, आवेश, Q क्या होता है, प्रवाहित आवेश, और I क्या होती है, धारा, और T क्या होता है, समय। T क्या होता है, समय। यहां पर देखिए आप, Q बराबर I इंटू टी की अकॉर्डिंग मैंने आपको बताए थे फॉर्मूले, जो फंडामेंटल इसके जो यूनिट्स होते हैं, इकाइयां होती हैं, जो मात्रक होते हैं इसके, उनके बारे में आपको बता रहा हूं। देखो सामने देखिए आप, Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। अगर मैं मात्रक की बात करूं बेटा, तो देखिए आप, I क्या होती प्रवाहित धारा, और Q बराबर I इंटू टी में I क्या होती प्रवाहित धारा। तो बेटा धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है बेटा, एम्पियर। इंटू लगा दीजिए, इंटू टी क्या है, समय, और समय का मात्रक बेटा क्या होता है, सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है बेटा, सेकंड। और बेटा ये जो नियम दिया था ये था कूलाम, कूलाम साहब थे, चार्ल्स आगस्टिन डे कूलाम, बेटा इन्हीं ने इस नियम को दिया था। तो उन्हीं ने अपने नाम के अकॉर्डिंग इसको एक मात्रक में बदल दिया, और एम्पियर सेकंड या क्या होता है, कूलाम। ठीक, तो बताइए आप, आवेश का जो आवेश होता है Q, उसके m के मात्रक क्या होते हैं, जो आवेश होता है उसके m के मात्रक क्या होते हैं, एम्पियर सेकंड या कूलाम। ठीक, जो आवेश होता है उसके m के मात्रक क्या होते हैं, एम्पियर सेकंड या कूलाम। अब बेटा बात करते हैं इसके सीजीएस मात्रक की। तो बेटा इसके सीजीएस मात्रक भी दो होते हैं। एक बेटा आपका होता है ईएसयू, क्या होता है, ईएसयू, जो कि सीजीएस प्रणाली में होता है बेटा। ईएसयू इसका फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। तो बेटा आपका ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक, सेकंड आपका होता है फ्रैंकलिन। सेकंड क्या होता है आपका, फ्रैंकलिन। तो बेटा यहां देखिए आप, जो आवेश होता है, आवेश का एम के मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकंड और कूलाम। अगर बेटा मैं बात करूं इसका सीजीएस मात्रक की, तो बेटा इसका सीजीएस प्रणाली में मात्रक होता है ईएसयू या फ्रैंकलिन। ठीक, ईएसयू का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अगर बेटा मैं आपको बताऊं कि इसके दो मात्रक और होते हैं, लेकिन जो किसी पद्धति में नहीं होते हैं, लेकिन एक विशेषता पाई जाती है उनके अंदर। देखिए यहां पर आप, अगर मैं बात करूं कि एक इसका मात्रक होता है ईएमयू। क्या होता है, ईएमयू, जिसका फुल फॉर्म बेटा होता है आपका इलेक्ट्रो मैग्नेटिक मैग्नेटिक यूनिट। ठीक है बेटा, एक मात्रक होता है ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, एक और होता है फैराडे। एक क्या होता है, फैराडे। ठीक है बेटा, तो ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट या फैराडे,
तो बेटा ये दोनों मात्रक आपके किसी भी प्रणाली में नहीं होते हैं। किसी भी प्रणाली में नहीं होते हैं। अब देखिए बेटा विशेषता क्या होती है। विशेषता आपकी ये होती है, देखिए बेटा दो मात्रक एमकेएस, दो मात्रक सीजीएस, और जो किसी भी प्रणाली में मात्रक नहीं होते हैं, देखिए बेटा वो क्या होते हैं, ईएमयू और फैराडे। ठीक, अगर विशेषता की बात करें तो विशेषता क्या होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो बेटा विशेषता क्या है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे। क्या होता है, फैराडे। ठीक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, वो होता है बेटा ईएसयू। क्या होता है, ईएसयू। ठीक, तो बेटा आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे। अगर मैं आवेश के छोटे मात्रक की बात करूं बेटा तो क्या होता है, ईएसयू। विशेषता केवल एक ही होती है, क्योंकि जो फैराडे होता है वो किसी भी प्रणाली में मात्रक नहीं होता है, लेकिन जब बड़े मात्रा की बात की जाए आवेश की तो क्या होता है, फैराडे। अगर छोटे मात्रा की बात की जाए तो क्या होता है, वो ईएसयू। तो बेटा फिर देखिए आप, अगर मैं बात करूं कि बताइए आप एक ईएसयू बराबर कितना होता है आपका, वो होता है 1/3 गुणे 10⁻⁹ कूलम। ठीक, क्या होता है, एक ईएसयू बराबर 1/3 गुणे 10⁻⁹ कूलम। अगर बेटा मैं आपसे बात करूं कि एक फैराडे में कितना कूलम होता है बेटा, तो वो होता है 96,500 कूलम। 96,500 कूलम। ठीक, ध्यान रखना बेटा आप, एक ईएसयू में कितना होता है, 1/3 गुणे 10⁻⁹ कूलम। एक फैराडे की बात करूं अगर मैं, तो क्या होता है, 96,500 कूलम। अगर मैं आपसे बात करूं एक ईएमयू, वो होता है 10 कूलम के बराबर। ठीक, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए, एक ईएसयू का मान, एक फैराडे का मान और एक ईएमयू का मान कितना होता है, 10 कूलम। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, देख लीजिए। फिर बढ़ते हैं इसके हम आगे, चूंकि आवेश के जो गुण होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए जो इनकी प्रॉपर्टीज है, जो इनका एक गुण है, बहुत ही बेहतर गुण है और बहुत ही इसकी बेहतर विशेषता है। एक बार आप गौर करिए कि अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं, अगर मैं आवेश के गुणों पर अगर मैं प्रकाश डालूं, तो आप देखिए एक बेहतर पॉइंट है। अच्छा आप खुद सुन लीजिए कि द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है। द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है। बता रहे हो कैसे?
द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है। ठीक, द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है, लेकिन आवेश हो या ना हो, लेकिन द्रव्यमान होगा। बेटा ये कंडीशन है कि आवेश होने के लिए द्रव्यमान का होना जरूरी है, द्रव्यमान होने के लिए वस्तु का होना जरूरी है। इतना क्लियर है आपको? अगर आवेश है तो बेटा कुछ वस्तु तो होगी, है कि नहीं? अगर आवेश जिस वस्तु पर है, वस्तु तो होगी, उसका कुछ द्रव्यमान भी होगा, होगा नहीं होगा? तो बेटा आवेश होने के लिए द्रव्यमान और वस्तु दोनों का होना जरूरी है। अगर आवेश नहीं है तो इसका मतलब है ये नहीं है कि वस्तु नहीं है। आवेश हो चाहे ना हो, वस्तु अवश्य होगी। केवल अगर आवेश होने के लिए, अगर पॉसिबिलिटी बनती होने के लिए, तो आवेश को होने के लिए वस्तु का होना जरूरी है, और वस्तु है तो उसका कुछ द्रव्यमान भी होगा, होगा कि नहीं होगा? ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। सेकंड पॉइंट आपका होता है बेटा, सेकंड पॉइंट आपका होता है, यहां देखिए आप, अगर मैंने यहां पर बना दिया आपके दो नाभिक, यहां देखिए अच्छा आप, एक ये नाभिक है आपके पास, ठीक, ये कक्षा है इसकी, एक बगल में एक ये नाभिक है, कक्षा है इसकी। अब बेटा यहां पर देखिए आप, नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्योंकि आपको पता है कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन समान मात्रा में होते हैं, क्योंकि जो नाभिक होता है, अगर उसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही क्या होंगे? उसमें प्रोटॉन होंगे। क्योंकि जो नाभिक होता है वह विद्युत रूप से कैसा होता है? उदासीन। कैसा होता है? उदासीन माना जाता है। और आपको पता है कि यही एक कारण होता है कि इनमें एक बल काम करता है। वो कौन सा बल होता है? आकर्षण बल होता है। अच्छा यहां देखिए आप, नाभिक के अंदर क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते हैं, घूमते रहते हैं। चूंकि आवारा होते हैं तो गति करेंगे। जैसे कि हमारे तिवारी जी भाई सभी आवारा हैं गति करते रहते हैं। तो यहां देखो, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं चारों ओर, ये घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अब बताइए आप, अगर मान लिया हमने एक नाभिक ये है, एक नाभिक ये है, अगर इस वाले नाभिक में 14 इलेक्ट्रॉन है तो 14 ही क्या होंगे? प्रोटॉन। इस वाले नाभिक में 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 क्या होंगे? प्रोटॉन। मान लिया इस वाले नाभिक में 13 इलेक्ट्रॉन है और 13 क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन। क्योंकि नाभिक कैसा होता है? विद्युत रूप से कैसा होता है? उदासीन। कैसा होता है नाभिक? उदासीन। कैसा होता है? उदासीन। तो यहां देखिए आप, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉनों को दूं ऊर्जा, देखो बेटा पहला पॉइंट आपका हो गया था। सेकंड पॉइंट के लिए आपको मैं थोड़ा विस्तार बता रहा हूं। अगर बेटा मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन को दे दूं ऊर्जा, तो क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक को छोड़कर इस वाले में गति कर जाएगा। होगा नहीं होगा? अगर ये गति कर जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा? यहां पर एक इलेक्ट्रॉन 14 थे ना, तो बचेंगे 13, यानी 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। प्रोटॉन कैसा रहेगा? समान। चूंकि निकला कौन? इलेक्ट्रॉन। ऊर्ध्वी कौन होता है? क्रियाशील कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। निकला इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन जैसे हैं वैसे रहेंगे। अब यहां देखिए आप, जब इसको मैंने ऊर्जा दी, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। क्या हुई? इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। अब बताओ, यहां से जब एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो पहुंचा कहां है? इस वाले में। तो बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? मान लिया सपोज दैट 13 इलेक्ट्रॉन है।
तो यहाँ एक बढ़ जाए, कितना हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 13 होंगे। अब बताओ, इतना आपको दिमाग लगाना है बेटा कि बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे है कम, प्रोटॉन कैसे है ज्यादा। तो बेटा जिस नाभिक में प्रोटॉन ज्यादा होते हैं वह कैसा होता है, धनावेशित। कैसा होता है, धनावेशित होता है, नहीं होता है बेटा। जिस नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है इलेक्ट्रॉनों से, तो वह कैसा होता है, धनावेशित। और बेटा जिस नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है प्रोटॉन से, कैसा होता है, ऋणावेशित। कैसा होता है, ऋणावेशित। बेटा इसमें प्रोटॉन ज्यादा है चूंकि धन आवेशित हो जाएगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है चूंकि ऋणावेशित हो जाएगा। एक निकला है यहां से तो एक कम हुआ, उसमें पहुंचा है तो एक ज्यादा हो गया। तो बेटा यहां देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे आप खुद समझ लीजिए कि जब जिस स्थान से या जिस नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जब नाभिक से या परमाणु से मान लो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है। सेकंड पॉइंट है आपका, जब नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है बेटा, तो क्या हो जाएगा, वह कैसा होता है, उस पर प्रोटॉनों की संख्या कैसी हो जाती है, अधिक, संख्या अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है। और इस कंडीशन में बेटा क्या होता है कि इस कंडीशन में ये नाभिक पहला वाला कैसा होता है, धनावेशित। और बेटा जिस नाभिक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, वह कैसा होता है, ऋणावेशित। अब इतना बात बताओ मैं आप पहले कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है, देखो बेटा पॉइंट तो बनाना है आपको ही, लिखना आपको ही है। अब बेटा जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है तो बेटा इसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, कमी। क्या हो जाएगी, इसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, कमी। क्योंकि यहां देखो आप, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गायब हुआ है, तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन निकला है तो उसका जो द्रव्यमान है कुछ ना कुछ कम तो हो जाएगा, होगा नहीं, कम तो हो जाएगा ना। और अगर यही इलेक्ट्रॉन इस वाले नाभिक में पहुंचा है बेटा, तो बताओ इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। तो इतना आपको सेंस लगाना है कि बेटा जिस नाभिक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक, या परमाणु मान लो, चूंकि नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, लेकिन यहां पर संज्ञा दे रहे हैं हम नाभिक की, चूंकि तो आप परमाणु मान लेना। तो परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकला है, ठीक, चूंकि इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, परमाणु में, या कक्षा में चक्कर लगाते हैं, पता है आपको। तो इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। लेकिन जो प्रोटॉन कहां होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं। आप ये मत सोचना सर आप उसको बार बार आप नाभिक बोल रहे हैं। तो बेटा देखो आप सेंस लगा लेना कि नाभिक में कौन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, लेकिन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन। तो जो नाभिक होता है वह विद्युत रूप से कैसा होता है, उदासीन। कैसा होता है, उदासीन होता है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है तो कैसा हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान घट जाएगा। जब इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा है तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। बेटा तीसरा पॉइंट क्या है आपके पास, सुन लीजिए आप, कि समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के आवेश समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। क्या करते हैं बेटा, प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं। क्या करते हैं, दूर भगाते हैं। तो बेटा समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं। जबकि विपरीत प्रकार के आवेश क्या करते हैं, प्रकार के आवेश क्या करते हैं, आपस में
आकर्षित। क्या करते हैं? आकर्षित। ठीक है बेटा। तीसरा पॉइंट क्या है आपका कि समान प्रकार के आवेश क्या करते हैं? दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश क्या करते हैं? दूसरे को आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अगर बेटा मैं बात करूं चौथे पॉइंट की, तो बेटा जो आवेश होता है, जो आवेश होता है बेटा, वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। जो आवेश होता है वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक। तो बेटा तीसरा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट क्या है? आवेश विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक। बेटा पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश चार्ज कितना होता है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ये बेटा फिक्स होता है। कैसा होता है? फिक्स होता है। ठीक। तो एक पांचवा पॉइंट क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ये बेटा फिक्स होता है। अगर मैं बात करूं छठवें पॉइंट की, तो बेटा आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। आवेश का मात्रक एम कैस क्या होता है? कूलम या एम्पियर सेकेंड। ठीक बेटा। तो आवेश का छठवां पॉइंट है, आवेश का जो एमकेएस एसआई मात्रक होता है वह कूलम या एम्पियर सेकेंड होता है। तो बेटा 6 पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं। एक, द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है। अगर आवेश ना हो द्रव्यमान तो होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन की कमी है, द्रव्यमान कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ठीक। तीसरा पॉइंट है समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है? क्या होता है? आकर्षण नहीं, प्रतिकर्षण। क्या होता है? समान में क्या होता है? प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण। जबकि विपरीत में क्या होता है? आकर्षण। खींचते हैं आपस में दूसरे को। चौथा पॉइंट है कि जो आवेश होता है वह विद्युत या चुंबकीय गुण उत्पन्न करता है। पांचवा पॉइंट है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम फिक्स होता है। छठवां पॉइंट है कि आवेश का मात्रक कूलम या एम्पियर सेकेंड होता है। ठीक है बेटा। बात करते हैं और आगे। बट आपके नेक्स्ट हेडिंग है आवेशन, जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग। आवेशन जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग। क्या बोलते हैं? चार्जिंग। तो बेटा आवेशन की जो विधियां हैं, बेटा वह 3 प्रकार के होते हैं आपकी। बेटा एक होता है फर्स्ट पॉइंट में घर्षण द्वारा। दूसरा पॉइंट बेटा होता है आपका चालन द्वारा। और तीसरा पॉइंट बेटा आपका होता है प्रेरण द्वारा। क्या होता है बेटा? प्रेरण द्वारा। बाय फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं वाई कंडक्शन, इसको बोलते हैं वाई इंडक्शन। रहा था कि जो आपकी बाय फ्रिक्शन है
उसमें क्या होता है कि जब एक वस्तु को किसी दूसरे वस्तु से क्या कराते हैं, घर्षण कराते हैं, तो क्या होता है बेटा, एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चले जाते हैं। और जब बेटा ये क्रिया होती है कि जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा, तो इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। चूंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहां प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे ना, तो यहां क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक। और बेटा जब इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करेगा, जब यहां से निकलेगा तो इसमें जाएगा, तो जब बेटा जिसमें इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तो वहां क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। चूंकि वहां इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ जाती है ना, तो वहां नेगेटिव चार्ज होता है। अगर बेटा मैं बात करूं चालन विधि द्वारा, यानी वाई कंडक्शन की आवेशन कंडक्शन विधि के द्वारा कैसे होता है, तो बेटा यहां देखो आप, इसमें क्या होता है कि एक छड़ होती है, देखो पहले क्या होती है, वस्तु होती है, क्या होती है, वस्तु होती है। इस वस्तु पर एक समान रूप से क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है। जो वस्तु होती है उस पर एक समान रूप से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब उतने ही धनावेश उतने ही ऋणावेश एक समान मात्रा में होते हैं। अगर बेटा मैं उस वस्तु के सामने एक छड़ को ले जाऊं और छड़ पर कैसा है, संपूर्ण छड़ पर कैसा है, ऋणावेश है, कैसा है, ऋणावेश है। और आपको पता है कि छड़ पर ऋणावेश है और वस्तु में धन और ऋणावेश दोनों है, तो बेटा विपरीत प्रकार के आवेश क्या करते हैं, दूसरे को आकर्षित करते हैं, और समान में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो बेटा देखो यहां पर ये नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करेगा बेटा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को दूर भगाएगा, भगाएगा ना, और पॉजिटिव को अपनी ओर खींच लेगा। तो आप खुद देख लीजिए कि इस पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज हैं, तो जब ये क्षण पर नेगेटिव चार्ज, तो बेटा ये अपने बराबर वाले चार्ज को दूर धक्का देगा, भगा देगा कि जाओ भैया तुम वहां जाओ, और जो प्लस वाले उनको वहां पास लेके आओ। तो क्या होता है बेटा, जो प्लस वाले चार्ज होते हैं वो नेगेटिव के पास दौड़े चले आते हैं, देखो जैसे ये आ गए, और नेगेटिव कहां से दूर भगा दिया। चूंकि समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, तो इसको भगा दिया। तो यहां पर एक तरफ क्या इकट्ठा होगा, प्लस चार्ज, और एक तरफ क्या इकट्ठा होगा, माइनस चार्ज। बेटा अगर मैं इसको जोड़ दूं हमारी पृथ्वी माता से, तो देखो ये नेगेटिव चार्ज कहां चला जाएगा, पृथ्वी में। आपको पता है कि पृथ्वी जो माता होती है हमारी, उनमें जो धारिता होती है, जो कैपेसिटेंस होती है, जो धारण करने की क्षमता होती है, वो कितनी होती है, इनफाइनाइट, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत। उनमें आप चाहे इतना करंट दे दो, चाहे उनसे ले लो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। धारिता कैसी होती है, अनंत। क्योंकि धारण करने की क्षमता होती है धारिता, वही होती है अनंत। लेकिन विभव कितना होता है, जीरो। विभव कितना होता है, जीरो। अब यहां देखो आप, अगर मैं बात करूं वाई इंडक्शन, अगर मैं बात करूं वाई इंडक्शन, तो देखो बेटा यहां पर इसमें क्या होता है, अभी इस क्षण में लिया था हमने माइनस आवेश, इस पर मैंने क्या लिया, प्लस आवेश। अब बेटा क्षण को प्लस आवेश दिया मैंने, और एक वस्तु पुनः वही उसी वस्तु को मैंने इसके पास रख दिया। अब देखो ये प्लस है तो ये खींचेगा माइनस को, अब ये था माइनस, खींच रहा था प्लस को, अब ये कौन है, प्लस, ये क्या खींचेगा, माइनस को। तो बेटा प्लस वाला खींचता है माइनस को, खींच लिया माइनस को, और प्लस वाला और प्लस वाला, तो भैया समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। ये प्लस वाला है, प्लस वाले से कहेगा भैया तुम दूर भाग जाओ, और नेगेटिव वाला अपने पास खींच लेगा। देखो नेगेटिव वाले अपनी ओर इकट्ठे हो गए इसकी तरफ, जो नेगेटिव चार्ज है इसके एक तरफ इकट्ठा हो गया ना, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसने इसको दूर भगा दिया, क्या कर दिया, प्रतिकर्षित कर दिया। अब बताओ, एक लेयर पर माइनस चार्ज इकट्ठा हो गया और दूसरे लेयर प्लस चार्ज इकट्ठा हो गया। अगर मैं इसी कंडीशंस को या इसी वस्तु को मैं पृथ्वी माता से जोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण धनावेश पृथ्वी माता में चला जाएगा। तो यानी क्या होगा कि जो पृथ्वी माता है हमारी, तो बेटा उनमें जो कैपेसिटेंस होती है, जो क्षमता होती है धारण करने की, ऐसी होती है अनंत। विभव कितना होता है, जीरो होता है, बता दिया आपको हम। तो बेटा आज के लिए इतना। अब आपको हम बताएंगे कल जो पार्ट 4 आपके सामने आएगा, तो उसमें बेटा हम आपको कूलाम के नियम के बारे में बताएंगे। कूलाम का नियम क्या होता है, यह बेटा किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल होता है, जो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और बीच की दूरी के वर्ग कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बेटा जो आपका कूलाम का नियम है आपको कल बताया जाएगा। तो आपसे आशा करते हैं कि आप क्लास को बेहतर बढ़िया बनाएं और बेहतरीन पूर्ण रूप से आप एक अच्छे ढंग से आप पढ़ें। और लेते हैं बेटा क्लास से विदा, मिलते हैं पुनः कल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।